Hello बच्चों, welcome to the fourth class of refraction of light at the plane surfaces. This would be the last class. In this class we have to cover the final topic which is left, and the name of that topic is critical angle and total internal reflection. तो पहले हम लोग समझेंगे कि total internal reflection क्या होता है. सो बेसिकली मैं एक केस अज्यूम करता हूँ जहाँ पे वी हैव वाटर. सो दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर. ठीक है. अब पानी के अंदर आई हैव अ सोर्स ऑफ लाइट एस. ओके. सो नाउ दिस सोर्स ऑफ लाइट विल एमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. ओके. So सबसे पहला मैं एक लाइट रे कंसीडर करता हूँ which goes straight out without any refraction because the angle of incidence here is 0. Perpendicular to the surface, angle of incidence 0. तो ये लाइट रे तो सीधा सीधा चला गया without any refraction. Now the next light ray is, let's say, incident here. Okay, it's traveling like this. तो जैसे ही ये पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल बना दूंगा. ठीक है. तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो गया. नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, सो अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, सो इट विल स्पीड अप, सो दैट मींस इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो ये कुछ ऐसे चला जाता है. ठीक है. इट डज नॉट गो स्ट्रेट. Now since water का surface थोड़ा बहुत transparent होता है, मतलब it is transparent, so light जब यहाँ पे incident होता है तो थोड़ा बहुत light वापस reflect भी अंदर हो जाता है. तो मतलब जितना angle of incidence यहाँ पे उतने ही angle पे थोड़ा बहुत light reflect होगा. So एक मैं reflected ray भी बना देता हूँ ऐसे. ठीक है. और ये angle भी I होगा. Why? I1. Because reflection हो रहा है तो law of reflection को भी satisfy करना है. That is the angle of incidence has to be equal to the angle of reflection. But in this case, क्या हो रहा है? Majority of the light is going out, and a very less amount of light, let's say 98% light बाहर चला गया, only 2% is reflected inside. But what we are discussing is total internal reflection. मतलब ये सारा का सारा light अंदर ही reflect हो जाना चाहिए और कुछ भी बाहर जाना ही नहीं चाहिए. सो वो कब होगा वो डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये इरेज कर देता हूँ बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ मोर लाइट रेज. ठीक है. बट ये हर एक लाइट रे के साथ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा ही, ये आप अज्यूम करके चलो. ओके. सो दिस वाज आवर नॉर्मल, दिस वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Now what do? I will consider a light ray जिसका angle of incidence और ज़्यादा होगा इससे. तो मैं और थोड़ा angle of incidence बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से एक light ray यहाँ पे incident करवाता हूँ. Okay, so this is my second light ray. अभी the moment it is incident here, what do? We draw a normal. हम लोग यहाँ पे normal बना देंगे. इस angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal. इसको मैं I2 कहता हूँ. ठीक है. अभी I2 is greater than I1, उससे थोड़ा बड़ा है. तो अभी ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, तो इसका रिफ्रैक्शन इससे और ज्यादा होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा. सो नाउ द रिफ्रैक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक दिस. दिस इज माय R2. ओके. अब व्हाट डू? मुझे और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना है. ठीक है. चलो और बढ़ाते हैं. सो ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे इट इज इंसिडेंट हियर. दिस इज माय थर्ड लाइट रे. तो मैं इसके ऊपर 3 एरो ड्रॉ करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा लाइट रे कौन सा है. सो ये 2 एरो वाला, ये 2 एरो वाला, मतलब क्या? दिस लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड हियर. ये 3 एरो वाला है तो इसका रिफ्रैक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे वो देखेंगे. तो अभी सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ, मतलब क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल बनाएंगे. ठीक है. नाउ दिस एंगल आई कॉल इट I3.
अभी ये I3 I2 से ज़्यादा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। अब इतना मैंने इंक्रीज कर दिया है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, अभी देखो पहले यहाँ पे था, फिर और ऐसे गया, और अभी तो एकदम फ्लैट हो गया। सो दिस विल गो अलोंग द सरफेस, मतलब पैरेलल टू द सरफेस, ये ऐसे ही चला गया इसका लाइट रे। अब ये सरफेस के पैरेलल है, इसीलिए मैं 3 एरो इसी के ऊपर बना दूंगा, तो आपको समझेगा कि इसका रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गया है, इट इज पैरेलल टू द सरफेस। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वाई? सरफेस को परपेंडिकुलर है आपका नॉर्मल, और आपका रिफ्रैक्टेड रे और सरफेस पैरेलल है, तो मतलब आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल भी 90 डिग्री हो गया। तो दिस इज अ स्पेशल केस जहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। तो जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है ना, उसके एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ डू आई डिफाइन क्रिटिकल एंगल? सो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट traveling from a denser medium, water is dense, denser medium is incident on a surface of a rarer medium, okay, at such an angle, is incident on the surface of a rarer medium at such an angle such that the refracted ray is parallel to the surface and forms a 90 degree angle with the normal. Such angle of incidence will be called as a critical angle. तो critical angle क्या है? ये भी एक angle of incidence ही है, ठीक है। सिर्फ इसका special condition ये है, it is that angle of incidence for which its angle of refraction is 90 degree in the rarer medium, ठीक है। It is the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल पहुंच गया। मतलब क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गया, तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे ऐसे ऐसे झुकते गया और फाइनली सरफेस के साथ पैरेलल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे और एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करके देखना है, तो चलो देखते हैं और क्या होता है। तो एक लाइट रे समझ लो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट है 1 2 3 एंड 4, 4 एरो वाला बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये जैसे ही इंसिडेंट है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल बना दूंगा। अब क्या होगा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को और बढ़ना है। तो अभी अगर ये ऑलरेडी सरफेस के पैरेलल है, और अगर इसको मैं और बढ़ाऊंगा तो ये तो नीचे आ जाएगा, राइट। और अगर सरफेस से पैरेलल जो है, अभी और ज्यादा झुकाऊंगा तो पानी के अंदर आ जाएगा, एंड एग्जैक्टली वही होता है। दिस लाइट रे, समझ लो इसको मैं I4 बोल देता हूँ, ठीक है। ये I3 था, ये I4 था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारा का सारा लाइट नीचे आ जाएगा, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइट रे बनाया था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम लाइट आपका बाहर रिफ्रैक्ट होगा, थोड़ा 2% जितना अंदर आएगा। इस केस में भी 2% अंदर आएगा, इस केस में भी 2% थोड़ा अंदर आएगा। लेकिन इस केस में 100% लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। बाकी के हर केस में थोड़ा थोड़ा लाइट आता है, लेकिन इस केस में मेजॉरिटी ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इनसाइड। दिस मतलब मेजॉरिटी नहीं, ऑल ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो मतलब अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो किया होगा, इसीलिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ये फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो हाउ डू आई डिफाइन द फिनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो उसके लिए आपको ऐसा कहना होगा कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, ठीक है, या तो ऐसे बोलो, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम such that its angle of incidence is greater than the critical angle, all of the light is reflected back again into the same medium, same denser medium. This phenomenon of reflection of light back into the denser medium is called total internal reflection.
तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये क्रिटिकल एंगल है मेरा, क्रिटिकल एंगल से जब मैंने और ज्यादा बढ़ाया तभी वो लाइट अंदर आया पानी के अंदर वापस। देखो क्रिटिकल एंगल पे क्या हो गया, वो एकदम सरफेस के पैरेलल है। अभी इससे थोड़ा भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे पानी के अंदर आ जाता है और वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है, ठीक है। सो मतलब देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हैपन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर TIR, शॉर्ट फॉर्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैं TIR करूंगा, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है TIR होने के लिए, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम denser to rarer medium। ठीक है, DENSER क्या लिखा है, डेंसर टू रेयर मीडियम। सबसे पहला कंडीशन है, देखो पानी से एयर में जा रहा है तो डेंसर टू रेयर जा रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस I शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल IC। क्रिटिकल एंगल को मैं IC से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज्यादा होगा तभी तो वो रिफ्रैक्टेड रे वापस पानी के अंदर आएगा। देखो इस केस में I1 और I2 I3 से कम थे, ठीक है, I1 और I2 I3 से कम थे, इसीलिए यहाँ पे सारा लाइट, मेजॉरिटी ऑफ द लाइट बाहर रिफ्रैक्ट हो जाता था। अब I3 से जब मैंने और ज्यादा इंक्रीज किया तभी मेरा रिफ्रैक्टेड रे वापस पानी के अंदर आया। यस, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे I4, आई शुड राइट दिस, I4 इज ग्रेटर देन I3 और आई कैन राइट IC, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है मेरा angle of incidence. That is why angle of incidence has to be greater than the critical angle for the all of the light to get reflected back into the same denser medium. ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो चलो ये तो समझ में आता है कि ये दोनों केस में नहीं हो रहा था, सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ थोड़ा सा हो रहा था। तो जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया क्रिटिकल एंगल से तब सारा का सारा लाइट अंदर आ गया, कुछ भी बाहर नहीं गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या रीजन है, तो चलो देखते हैं इसका क्या रीजन है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तब कभी भी नहीं होता है। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग, ऐसा क्यों है? तो चलो हम लोग नोटिस करें। सो सबसे पहली बात, refractive index is equal to sin I upon sin R, ठीक है। अब sin R डिनोमिनेटर में है, sin I न्यूमरेटर में है, ठीक है। अभी हर कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 एयर का है, बाकी एयर को छोड़ के कोई और भी मीडियम हो तो उसका 1 से ज्यादा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो पता है। तो नाउ इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज मोर देन 1, तो दैट मींस न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर अगर 4 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा आपको, तो मतलब 1 से ज्यादा हुआ। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, 3 है और डिवाइड बाय 4 है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो इसका आंसर 0.75 होता है, तो मतलब इट इज लेस देन 1, राइट। सो कभी भी न्यूमरेटर आपका अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर विल बी डेफिनेटली मोर देन 1। वो मतलब 2 भी हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली मोर देन 1। सो नाउ
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मोर देन 1 होना है तो दैट मीन्स साइन आई हैज टू बी ग्रेटर देन साइन आर, न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ आई हैज टू बी ग्रेटर देन आर। अभी ये मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात कर रहा हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो मतलब लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है? एयर से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, राइट? तो अगर लाइट एयर से उस मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनेगा? एयर में बनेगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे बनेगा? दूसरे मीडियम में बनेगा, राइट? क्योंकि लाइट एयर से मीडियम में जा रहा है ना, एयर में इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में बन जाएगा एंड रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस दूसरे मीडियम में होगा, ठीक है? तो अब क्या होता है? अभी वो मीडियम एयर से तो ज्यादा डेंस है, तो कभी भी लाइट जब डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये एक सरफेस है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ और एक लाइट ऐसे आया, ठीक है? तो ये सीधा सीधा तो जा नहीं सकता। लेट्स से दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, तो वाटर डेफिनेटली ज्यादा डेंस है। तो कैन इट कंटिन्यू ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ लाइक दिस? नो, इट कैन नॉट। क्या होता है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो, ये एंगल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मेरा जो ये एंगल है वो भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इतू सा ही है, ये टोटल एंगल आई है और सिर्फ इतू सा एंगल आर है। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा रहेगा, ओके, एज कंपेयर्ड टू इंसिडेंस। कब? जब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जब जाएगा लाइट, ठीक है, तो आपका क्या होगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी अगर उल्टा हुआ तो समझ लो, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलरली एक मिरर रख दूंगा तो ये लाइट सेम पाथ ट्रेस करेगा बाहर, तो ये जो है अभी मेरा आई हो जाएगा, ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? अगर लाइट सेम पाथ ट्रैवल कर रहा है पीछे, तो जब वो डेंसर टू रेयरर जाएगा, डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो क्या हो रहा है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब इस केस को ध्यान में रखते हैं एंड वापस से चीजें अज्यूम करते हैं, ठीक है? अब समझ लो ये एयर है एंड दिस इज वाटर एंड यहाँ पे एक बल्ब है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेट्स से, ठीक है? तो यहाँ से पहला लाइट है तो स्ट्रेट नीचे चला जाता है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 0 है, ठीक है? अब दूसरा लाइट रे को मैं यहाँ पे ऐसे भेजता हूँ, ठीक है? सो दिस इज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, रेयर से डेंसर लेके जा रहे हो, देख के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ है तो मतलब मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड मेजॉरिटी ऑफ द लाइट रे विल गो इनसाइड, करेक्ट? क्योंकि अभी एयर से वाटर जा रहा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ इतना हुआ, इतना सा आ रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये है। अब हम लोग को क्या करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इतना बढ़ा दिया, यहाँ पे इंसिडेंट करवा दिया लाइट को, अब क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले मैं नॉर्मल बनाऊंगा, राइट? नाउ दिस विल बी माय एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, इसको मैं I1 लिख देता हूँ। तभी लाइट में रिफ्रैक्ट होगा ना, दिस कैन नॉट गो कंटिन्यूअसली लाइक दिस, सो इट हैज टू बेंड, तो ये ऐसे है, R1 था, ये R2 हो गया। अब ऐसे करते 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 मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ। एक टाइम आएगा कि भाई एक हद से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सोर्स थोड़ा ऊपर है, तो मेरे को सोर्स को नीचे लाना पड़ेगा। तो सोर्स को चलो मैं यहाँ तक लेके आ जाता हूँ, सरफेस ऑफ वाटर तक।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर दूंगा कि ये सरफेस से पैरेलल हो गया लाइट रे, लेकिन तब भी रिफ्रैक्टेड रे इज नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाना है। तो मैं नीचे नीचे लेके आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते गया। अब अगर मैं और नीचे लेके आऊंगा तो ये पानी के अंदर चला जाएगा। तो लाइट इज नाउ नो लॉन्गर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, इट इज ट्रैवलिंग इनसाइड वाटर। तो इस वजह से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी रेयर मीडियम में पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, your angle of incidence will always be greater than the angle of refraction, and इसके वजह से एक लिमिट तक आप angle of incidence को बढ़ा दोगे। 90 डिग्री कर दिया, मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, अभी वो लाइट रे ऐसे आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 90 हो गया। तो भी आपका रिफ्रैक्टेड रे इतना ही होगा, समझ लो, लेट्स से, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट ऐसे चला गया, थोड़ा रिफ्रैक्ट हो गया लेट्स से, जो कि बहुत कम चांस है क्योंकि लाइट पैरेलल जा रहा है। तो अभी इससे ज्यादा अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना है तो ऐसे लाना होगा लाइट को, बट दिस इज वाटर का सरफेस, अभी वाटर के सरफेस के नीचे आना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लाइट टू परफॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन while it is traveling from rarer to denser. It always will happen when it is traveling from denser to rarer. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, so now there is something special about critical angle। ठीक है, तो critical angle बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, देखो अभी मैं क्या लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखो पहले कंडीशन बना देते हैं हम लोग, ये पानी है, ठीक है, दिस इज वाटर, दिस इज एयर, लाइट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, एंड अगर रिफ्रैक्टेड रे मेरा पैरेलल टू द सरफेस चला जाता है, पैरेलल टू द सरफेस चला जाता है लेट्स से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना हो जाएगा, 90 हो गया। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्रिटिकल एंगल बुला सकता हूँ क्योंकि इसका रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, तो in this case how is light traveling? Light is traveling from water to air, so refractive index of air with respect to water हो जाएगा will be equal to sin I upon sin R। तो I की जगह पे मैं IC लिखूंगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल है, एंड sin R की जगह पे क्या लिखूंगा, 90। so this will be sin of IC upon sin of 90 degree। This will be equal to refractive index of air with respect to water। अब sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो चलो डिनोमिनेटर तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, sin 90 is 1। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, so this will be equal to 1 upon sin IC। ठीक है, so this is the formula to find out critical angle। अभी इस केस में क्या है, वाटर लिया, अभी वो कोई और भी मीडियम हो सकता है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियम। so refractive index of that medium, denser medium with respect to air will be equal to 1 upon sin IC। 1 upon sin क्या होता है, it is cosec। ठीक है, तो cosec IC भी आप लिख सकते हो, that is up to you, but sin लिखने का preferred वही है। ठीक है, so 1 upon sin IC, this is a new formula that you have learned in this chapter। ठीक है, तो अब ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है। तो मतलब अगर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर तो उसका क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा वाटर के लिए। अगर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर तो उसका क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। तो मतलब ये क्रिटिकल एंगल चेंज क्यों हो जाता है, बिकॉज द मीडियम इज चेंजिंग, सो दैट मीन्स इट हैज टू डू समथिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग critical angle। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
जितना ज्यादा आपका क्रिटिकल एंगल आई सी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? अभी अभी हम लोग ने देखा था ना फॉर्मूला, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ आई सी। तो मतलब आई देखो, एंगल आपका किधर है? डिनोमिनेटर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर है? न्यूमरेटर में। तो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना, तो मैंने भी वही लिखा है कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना आपका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर ये आपको देखना है तो आपकी कंसाइज के टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है जहां पे वाटर, ग्लास और डायमंड और भी बीच में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल है, उनका हर एक का क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिखेंगे। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना पता है? 49 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। ओके, 49 और 48, वो मुझे ध्यान से देखना पड़ा, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इट इज आइदर 48 और 49। फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है, तो उसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्रीज। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.4। ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्रीज और 22 डिग्रीज। ठीक है, वो कोई बुक में अलग दिया है, सो नो इश्यूज, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया आप यू कैन रेफर दैट। तो मतलब एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है तो क्रिटिकल एंगल मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम लोग को चार्ट से भी पता चलता है, ये दिया है, यू कैन रिमेंबर दिस। सेकेंड थिंग, क्रिटिकल एंगल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम से ये कैसे डिपेंड करता है? सो द टेम्परेचर, आई मीन सॉरी, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, मुझे आईसी लिखना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, अगर किसी मीडियम का मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, तो हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब उस हीट के वजह से क्या होगा? दे विल एक्सपैंड। तो अगर मॉलिक्यूल्स उस मीडियम के एक्सपैंड करेंगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, राइट? तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी रिड्यूसेस, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है कब? जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, करेक्ट? एंड मैंने क्या लिखा है कि IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पे 1/t लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? IC विल बी 1/t हो जाएगा, राइट? टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा? IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसलिए मैंने ये लिखा कि मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा आपका ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो IC आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाता है। देखो याद रखो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डेंसिटी एक्सपैंड हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, तो डेंसिटी कम हो गया मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल गो डाउन। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोज डाउन आपका क्रिटिकल एंगल विल इंक्रीज। तो हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया था? टेम्परेचर इंक्रीज, और हम लोग को लास्ट में क्या मिला? क्रिटिकल एंगल इंक्रीज। तो दोनों इंक्रीज एक साथ हो रहा है, सो दैट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो टेम्परेचर के साथ आपका क्रिटिकल एंगल भी चेंज होता है। अब दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको समझनी जरूरी है। तो हम लोगों ने ये डिराइव किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और यहाँ पे ऐसा लिखा है IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे वेवलेंथ देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ वेवलेंथ। तो मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो देयरफॉर आई विल गेट क्रिटिकल एंगल IC विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा
कि जितना ज्यादा आपका वेवलेंथ है उतना ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो उतना ज्यादा आपका क्रिटिकल एंगल होगा। सो देयरफॉर माय थर्ड फैक्टर विल बी वेवलेंथ और कलर। क्यों, कैसे? क्रिटिकल एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा कि विबग्योर की अगर मैं बात करूं, VIBGYOR, रेड का वेवलेंथ लैम्डा इसका हाईएस्ट है और वॉयलेट का लैम्डा और मतलब वेवलेंथ इज द लोएस्ट। तो मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका वेवलेंथ हाईएस्ट है, तो मतलब इसका क्रिटिकल एंगल विल बी हाईएस्ट एंड इसका क्रिटिकल एंगल विल बी लोएस्ट। ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लो, ये तीनों चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, फॉर सॉल्विंग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये अगर आपको पक्का वाला पता है तो देन यू कैन राइट द आंसर्स, ओके। सो विद दिस वी कंप्लीट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। नाउ इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे है वो हम लोग देखते हैं, इन फॉर्म ऑफ प्रिज्म्स कैसे यूज कर सकते हैं। सो आप इतना नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। So अभी you have let's say a 45-90 prism which looks something like this। तो एक ट्राइंगल है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, बाकी के दो एंगल्स कितने हो जाएंगे, 45 और 45, ओके। नाउ ये ग्लास का है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो सॉरी, तो ग्लास का हम लोग को क्रिटिकल एंगल IC का वैल्यू दिया है 42 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लाइट रे 42 डिग्री से ज्यादा है, मतलब आपका लाइट रे फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इन दिस केस ग्लास टू एयर। अगर आपका लाइट रे ग्लास टू एयर ट्रैवल कर रहा है और अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो नाउ लेट्स से अगर मैं एक लाइट रे को ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस साइड, तो इसका नाम दे देता हूँ AB और C, तो साइड AB के ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवा दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0, तो ये लाइट रे सीधा सीधा यहां पे चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नॉर्मल। हम लोग हमेशा यही करते हैं, कभी भी लाइट रे इंसिडेंट हुआ नहीं कि अपने को नॉर्मल बना ही देने का। सो नाउ व्हाट विल बी माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा मुझे पता करना है, तो कैसे, यहाँ पे तो कुछ एंगल्स मेजर नहीं किए हैं, तो कैसे करते हैं देखो। तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें से ये एंगल 90 है, तो नेचुरल सी बात है ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो एक इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 45, ठीक है। अब ये लाइन देखो, ये लाइन इज द परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस,
ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 90 हो गया, करेक्ट, परपेंडिकुलर है ना। सो अगर ये 90 है तो इसके बगल वाला एंगल ये वाला भी 90 होगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला। अब ये जो एंगल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है ये लाइन, ये जो इंसिडेंट रे की लाइन है, तो उसमें का एक पार्ट 45 है और टोटल 90 है, तो मतलब दूसरे का पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया ये हम लोग ने कैसे डिराइव किया। चलो एक और बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ये लाइट रे इंसिडेंट था ऑन दिस साइड एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट पर हम लोग ने सबसे पहले भैया नॉर्मल बना दिया। अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, मतलब ये एंगल का वैल्यू कितना है। अब आप बोलोगे कि सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्यों पता करना है। सो द आंसर इज कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता है तो ही मैं आगे का पाथ में पता कर पाऊंगा, ठीक है। सो अभी देखो ये एंगल पता करने के लिए मैं ये ट्राइंगल के एंगल को पता कर देता हूँ, ओके। तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, दिस एंगल इज 90। So अभी now if this angle is 90, this is 45, then ये जो बचा हुआ एंगल है, this angle, this will be 45. Okay. Now this line is a perpendicular drawn on this surface. So that means this angle will be 90. तो उसका बाजू वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, राइट। So that means ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल 90 है एंड मुझे इतना सा एंगल का वैल्यू पता करना है, ये वाला एंगल का वैल्यू पता करना है। तो अभी ये पूरा एंगल अगर 90 है और उसमें से ये पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट 45 है, तो बचा हुआ ये पार्ट कितना होगा, ये भी 45 होगा। सो दैट मीन्स हियर माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्रीज। सो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू 45। तो अभी देखो क्या है, क्या मेरा लाइट ग्लास में है, हाँ ग्लास में ट्रैवल कर रहा है। अब ये कहाँ पे जाना चाहेगा, एयर में, तो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो मतलब क्या होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए TIR के, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा ये वाला। सो दिस एंगल विल बी 45 सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। सो नाउ लेट्स सी, ये पूरा एंगल कौन सा, ये नॉर्मल और ये सरफेस का, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज 45, तो ये बचा हुआ ये वाला पार्ट कितना होगा, ये भी 45 होगा, राइट। सो देखो अभी इस छोटे से ट्राइंगल में दिस इज 45, दिस इज 45, सो दैट मीन्स दिस एंगल हैज टू बी 90। total angle is total sum of all the angles in the triangle is 180, तो ये बचा हुआ 90 होना चाहिए। तो अगर ये लाइट रे 90 डिग्री पे सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, I will be equal to 0। तो अगर I is equal to 0 तो therefore एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेरा कितना होगा, 0, और वो लाइट रे स्ट्रेट ऐसे नीचे आ जाएगा, करेक्ट। सो अभी देखो इसका पाथ ट्रैवल कैसे होगा, देखो ध्यान से। Okay. So this was my normal angle of incidence, पहले ये 45 मिला, तो फिर हम लोग ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 45 बनाया, क्योंकि अभी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो बाहर नहीं जा सकता, वो पूरा का पूरा लाइट रे अंदर रिफ्लेक्ट होगा,
अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट हैज टू फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही। अब ये 45 है तो ये ट्राइंगल में ये पूरा एंगल 90 है, तो दिस आल्सो हैज टू बी 45। सो ये 45 ये 45 तो बचा 190, तो दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 और लाइट रे आपका सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस केस यू हैव मैनेज टू टर्न द लाइट बाय 90 डिग्रीज, आपने लाइट को बेंड किया है बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू यूज दिस प्रिज्म इन अ पेरिस्कोप। इसका यूज कहाँ पे होगा? पेरिस्कोप में। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पेरिस्कोप में देखा था नाइट स्टैंडर्ड में, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक मिरर लगा देते थे, यहाँ पे मिरर लगा देते थे, यहाँ से लाइट ऐसे आता था, फिर बेंड होके 90 डिग्री बेंड होके यहाँ पे आता था, फिर यहाँ पे वापस से 90 डिग्री बेंड होके ऐसे जाएगा, राइट? दिस वाज द path that was followed by a light ray that entered the periscope, ठीक है। ये दोनों मिरर्स है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता था कि मिरर्स के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो थोड़ा सा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लेट्स से ये वाला लाइट 100% ब्राइटनेस के साथ था, तो जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, लेट्स से इट इज 96% ब्राइट, 4% गायब हो गया। अभी ये इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो और 4% कम हो गया, तो कितना हो गया? 92% ब्राइटनेस हो गया। तो 100 का सीधा 92 आ रहा है आपको, तो मतलब टोटल 8% का लॉस हो गया ब्राइटनेस का। तो मतलब आपको इमेज थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा। सो नाउ अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज चाहिए, तो क्या करना है? तो यहाँ पे आप एक प्रिज्म को इंस्टॉल कर दो ऐसे, ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, 90 डिग्री टर्न देगा। यहाँ पे भी आप एक प्रिज्म को इंस्टॉल कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये प्रिज्म के अंदर लाइट जाएगा, 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑल ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब 100% ब्राइटनेस का 100% ब्राइटनेस नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे भी 100% इंसिडेंट हुआ है, पूरा का पूरा 100% वो बाहर भेज देगा। तो मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ ब्राइटनेस और नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन लाइट इज इंसिडेंट इन अ प्रिज्म। मिरर के केस में थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो द रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी इज कंपैरेटिवली लेसर। तो दैट इज व्हाई हम लोग पेरिस्कोप्स में अगर ये वाला प्रिज्म यूज करें, जिसकी वजह से आप लाइट को 90 डिग्री के थ्रू बेंड कर सकते हो, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज उसमें आपको पूरा 100% ब्राइट इमेज मिलेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ 45-45-90 प्रिज्म कैन बी यूज्ड to turn light by an angle of 90 degree, ठीक है। So now let us understand one more use of the same prism, कौन सा? 45-45-90 prism। अब की बार मैं इसको ऐसे रखूंगा, ऐसे, किसका खत्म हो गया? Let's say I keep the prism like this. Okay. So this angle is 45. This angle is 45, and this would be 90, obviously. ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? लाइट रे को यहाँ से इंसिडेंट कराऊंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं, ये सीधा सीधा लाइट चला जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा। This will be incident. Now the moment the light is incident on the next surface, मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल बनाने का आदत डाल लो। I am repeating this every time for you because काफी बच्चे ये सब नहीं समझ पाते, बिकॉज सबसे बेसिक गलती करते हैं, लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल बनाते ही नहीं है, तो उनको आगे क्या करना है नहीं समझता। सो दैट इज वाई सबसे पहले नॉर्मल बनाओ। तो अभी आगे का पाथ को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड what is the angle of incidence and how much is its value। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो दैट मींस दिस एंगल
विल बी माय एंगल ऑफ इंसिडेंस और मुझे ये एंगल का वैल्यू पता करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स से इन दिस छोटू सा ट्रायंगल दिस इज 90, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 ये 45 तो दिस हैज टू बी 45. Now this is a perpendicular drawn on this surface, okay. So this angle is 90 degree, perpendicular है तो ये एंगल 90 है, राइट। अब इसमें का ये इंटरनल एंगल, इस ये वाला एंगल कितना है 45, तो टोटल एंगल इज दिस प्लस दिस, उसमें से एक टोटल एंगल इज 90, उसमें से एक 45 है तो बचा हुआ ये कितना आया 45. So your angle of incidence is 45 degrees. Now in this case the light is traveling from glass and is incident on the surface of air, glass air interface. अब glass air interface पे वो incident हुआ है, it is traveling from glass to air मतलब denser to rarer, and इसका angle of incidence 45 है, I is 45, so which is greater than the critical angle, तो total internal reflection हो जाएगा and this light ray will be reflected back into the glass medium like this. I hope आपको ये दिख रहा हो। ऐसे। So this angle will also be 45. Why? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरा लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को आई हैव रिपीटेड दिस लाइक 1000 टाइम्स बाय नाउ, क्या करना है, सबसे पहले हमको नॉर्मल बनाना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस। सो नॉर्मल बनाने के बाद मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, विच इज दिस एंगल, मुझे नहीं पता। So I have to see and understand the geometry of this figure and try and find out the angle of incidence. So see, ये line is perpendicular, तो मतलब ये surface से लेके normal तक का angle कितना हो जाएगा 90. अब surface से normal तक का angle is 90, उसमें से इतना angle 45 है तो बचा हुआ ये angle कितना हो जाएगा 45. अभी ये ट्रायंगल में एक एंगल 45 है, एक एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45. अभी देखो ये सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये टोटल एंगल जो है दिस इज 90 और उसमें का एक पार्ट 45 है तो बचा हुआ ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 45. तो योर लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, इट वांट्स टू गो इन एयर एंड उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 व्हिच इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल व्हिच इज 42. तो क्या होगा, इट विल अगेन एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड वो वापस नीचे आ जाएगा एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 45, ठीक है, और ये स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग ने लाइन यहाँ तक ही बनाया है, ठीक है। अभी मुझे पता करना है यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो सी दिस एंगल इज 45, सो दिस एंगल विल आल्सो बी 45. नाउ इन दिस स्मॉल ट्रायंगल, अब इन दिस स्मॉल ट्रायंगल एक एंगल 45 है, दूसरा 45, दिस हैज टू बी 90. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 मतलब यहाँ पे सरफेस पे 90 डिग्री पे है आपका लाइट रे, तो दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, दैट मींस योर लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट बैक इनटू द एयर विदाउट एनी रिफ्रैक्शन. सो मतलब आपने लाइट को यहाँ पे ऐसे भेजा था एंड घूम के लाइट ऐसा है, मतलब पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड bending the light or the incident ray by 180 degrees or turning the light by 180 degrees. तो ये जो प्रिज्म है 45, 45, 90 प्रिज्म, इसका यूज कहाँ पे है, आपको 180 डिग्री लाइट अगर आपको मतलब चेंज करना उसका डायरेक्शन बाय 180 डिग्रीज, तो इसको आप यूज कर सकते हो इन प्रोजेक्टर्स, नहीं not in projectors but in fact in binoculars and also in cameras. DSLR cameras जो होते हैं उनके लेंस में होते हैं, ताकि लाइट का लॉस ना हो एंड मैक्सिमम लाइट आपके यहाँ पे इंसिडेंट हो.
So with this we have understood two uses of 45, 45, 90. एक तो पेरिस्कोप में है, दूसरा जो मेथड है जिससे आप लाइट को 180 डिग्री बेंड कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो इन बाइनोक्यूलर्स एंड इन कैमरास. ठीक है, लेंस ऑफ द कैमरा. नाउ देयर इज वन मोर यूज ऑफ द सेम ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, तो 45, 45, 90 वाले प्रिज्म का एक और यूज मैं बताता हूं. यहां पे you can use this prism in this manner to invert the image. अभी ये कैसे होगा देखो, यहाँ पे आपको एंगल्स का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको ये डायग्राम बना लेना है. ठीक है, so this will be 45, this will be 45, this is the 90 डिग्री वाला एंगल. ओके, नाउ आपके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, so उसके हेड को मैं एरो के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके लेग्स या उसके टेल या उसके बेस को मैं नॉर्मल रखता हूँ. so this is the base. okay, so PQ is my ऑब्जेक्ट का नाम. तो अभी ये PQ से दो लाइट रेज निकलते हैं, एक उसके हेड से और एक उसके टेल से, लेट से. तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आया एंड दूसरा लाइट रे लेट से ऐसे आया. ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, इंसिडेंट वाला सबसे पहले नॉर्मल. now this is traveling from air to glass, so it has to bend towards the normal. तो ये थोड़ा नीचे आएगा ऐसे. this light ray will also come down नीचे ऐसे. they are incident here and here, so I will again draw normals here. अगर कहीं पे भी लाइट रे आपने इंसिडेंट करवाया है और अगर नॉर्मल नहीं बनाया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इट इज बेटर यू ऑलवेज ड्रॉ इट. फिर ये लाइट रे यहाँ पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा एट दिस पॉइंट एट द बेस ऑफ द प्रिज्म. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये एंगल विल बी सेम एज द रिफ्लेक्टेड एंगल. ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी सेम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. यहाँ पे भी लाइट रे ऐसे आएगा बाहर. Now again on this surface I have to draw normal. समझ लो ये मेरा normal है. So now it is going from glass to air, rarer to denser to rarer. So its speed will increase. It will go away from the normal. Okay, and this will bend like this, and this will bend like this. I'm sorry. थोड़ा ऐसा बना. Now this is not exactly the normal, but you can imagine. ठीक है, एंड ये लाइट रे आपका ऐसे आएगा बाहर एंड दिस विल बी कमिंग आउट लाइक दिस. सो ऑलवेज रिमेंबर टू ड्रॉ एरोस सो दैट आपका लाइट का पाथ कंटिन्यूअसली आपको समझ में आए कि कैसे जा रहा है. ठीक है, तो अभी देखो जो ऊपर से हेड में से जो लाइट निकला है वो कहाँ पे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया. तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे उसका हेड का इमेज बनाएगा P डैश. जो इसका टेल है वो Q है. तो टेल से निकला हुआ लाइट नीचे था, ऊपर वाले के नीचे था. ये ऐसे आया, ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे आया. तो मतलब यहाँ पे Q डैश आ गया. तो मतलब टेल अभी ऊपर हो गया और हेड आपका नीचे हो गया. तो देखो आपका इमेज इन्वर्ट हो गया. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्जन आई कैन यूज दिस प्रिज्म इन अ स्लाइड प्रोजेक्टर. तो आपने जो भी इमेज रखा होगा उसको उल्टा करके दिखाएगा. अगर सीधा रखा है तो उल्टा दिखाएगा, उल्टा रखा है तो उसको सीधा करके दिखाएगा. सो दिस इज द यूज फॉर द स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें 45, 45, 90 प्रिज्म को आपने इन्वर्ट करने के लिए यूज किया है. तो यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वर्ट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका यूज क्या है, ये वाले प्रिज्म का ऑब्जेक्ट के इमेज को उल्टा करना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसके इमेज को उल्टा कर दिया. सो दिस इज द यूज, द 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ 45, 45, 90 प्रिज्म. नाउ एक और टाइप का प्रिज्म है जहां पे हम लोग इक्विलैटरल प्रिज्म जिसको बोलते हैं. तो मतलब ट्राइंगल के, मतलब वो प्रिज्म के सारे एंगल्स विल बी 60 डिग्रीज. So I will draw a equilateral triangle to show you this. 60, 60, 60. Now in this case, let's say मैं light ray को ऐसे इंसिडेंट करवाता हूँ, such that it is perpendicular to this surface. अभी मैं नाम दे देता हूँ A, B
और C. तो साइड AB के ऊपर ये परपेंडिकुलरली इसने इंसिडेंट किया है, सो दैट मींस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0. क्यों? यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे ओवरलैप कर जाएंगे, तो देयर इज नो एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो 0 हो जाएगा. सो दैट मींस दिस लाइट रे विल ट्रैवल स्ट्रेट एंड रीच हियर, लेट्स से. ओके, सो नाउ देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? नाउ सी, this is 90, this is 60, तो this angle has to be 30 degrees. तो 30, 60, 90 ट्रायंगल हो जाएगा. अब मेरा लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं वहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊंगा. So this normal to the surface will be something like this. Okay? इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्या ट्रायंगल को? हाँ, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक छोटा बन जाएगा, थोड़ा समझेगा नहीं. ओके, तो दिस इज 30 डिग्रीज. तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस एंगल, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. तो अभी देखो, ये टोटल एंगल तो 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में होगा ये एंगल. तो उसमें से 90 डिग्री एंगल में से एक पार्ट 30 है, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 60. तो माय एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्रीज. तो अभी ये ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री एंड यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है. तो 60 डिग्री इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री लाइक दिस. तो ये भी 60 होगा, राइट? नाउ दिस एंगल इज 90, ये हम लोग ने देखा था, तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 हुआ. नॉर्मल और ये सरफेस के बीच का एंगल है 90. अब ये 90 डिग्री में से ये एंगल मुझे पता है 60 है, तो बचा हुआ एंगल ये कितना होगा? दिस विल बी 30. Now this is an equilateral prism, right? तो 60, 60 और ये एंगल भी कितना होगा? 60. तो एक एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? It has to be 90. तो मतलब this is 90 डिग्री here. अगर ये 90 डिग्री है तो that means यहाँ पे लाइट रे स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा without any deviation. Why? Because यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा. सो ये आपका जो ट्रायंगल है, मतलब जो प्रिज्म है, ठीक है, फिलहाल आई एम रेफरिंग दिस एज अ ट्रायंगल. तो इसमें अगर लाइट ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू वन साइड, तो इट विल एमर्ज आउट परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे जो मैंने बनाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को जूम करके अच्छे से बनाऊं, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये एंगल इज 30, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है. सो दैट मीन्स दिस एंगल इज 90. सो 90 में से ये 30 है, सो दिस बिकम्स 60, विच इज ऑल्सो माई एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे है. तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? वो भी 60 डिग्री पे जाएगा नीचे ऐसे. दिस एंगल विल ऑल्सो बी 60. तो अभी ये टोटल एंगल 90 है, उसमें से ये 60 है, तो दिस हैज टू बी 30. समझ में आया ये? तो ये 30 डिग्री वाला ये एंगल है, ये 60 का ये है. दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर एंड दिस इज द अदर एंगल. ऐसा कुछ हो रहा है. ओके, सो दिस इज अबाउट द इक्विलैटरल प्रिज्म, जिसको आप बोल सकते हो. नाउ there is one last type of a triangle that is I mean like a prism. इसको 30, 60, 90 prism कहते हैं. क्या कहते हैं? 30, 60, 90. A, B and C. This angle I will take it as 60 degrees. So naturally this has to be a 30 degree angle. Now what do? I send a ray of light perpendicular from the bottom.
ठीक है, तो ऐसे गया तो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा एंड इट विल ट्रैवल स्ट्रेट इनसाइड एंड इट विल बी इंसिडेंट हियर। तो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होता है हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। सो आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल हियर। सो व्हाट इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस? दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नाउ लेट्स फाइंड आउट कितना होगा। तो देखो ये ट्रायंगल को देखते हैं, ये 60 है, ये तो 90 है ही, सो दिस विल बी 30। सो इफ दिस इज 30 दिस हैज टू बी 60, क्योंकि ये पूरा एंगल परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल है ना, दिस इज 90, सो ये पूरा 60 हो जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा। सो दैट मींस ये लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा एंड दिस एंगल विल आल्सो बी 60 डिग्रीज। आई होप ये लाइन आपको दिख रहा होगा। ओके, दिस एंगल 60। तो लाइट रे मेरा जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हो गया एट दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो इस लाइन को परपेंडिकुलर विल बी अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बना दूंगा व्हिच विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। So what will be my angle of incidence here? Angle of incidence will be this. अभी इसका वैल्यू मुझे पता करना है। अब देखो कैसे होगा। Now ये एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है सरफेस और नॉर्मल के बीच में, तो नॉर्मल और उसके बीच का लाइन 60 है, बीच का एंगल, तो बचा हुआ एंगल 30 हो जाएगा। So this is 30, this is 30, so this total angle will be 120। ये पूरा टोटल एंगल। अब इस टोटल एंगल में से इतना एंगल तो 90 है, परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? बचा हुआ होगा 30 डिग्रीज, राइट। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे कितना मिला? 30 मिला। सो नाउ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, सो नाउ लेट्स सी क्रिटिकल एंगल IC इज 42 डिग्रीज फॉर ग्लास एंड मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्रीज व्हिच इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। सो दैट मींस लाइट रे विल ट्रैवल आउटवर्ड। तो अभी ये बाहर जाएगा, सो नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट्स स्पीड विल इंक्रीज, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये उसका ओरिजिनल पाथ हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल पाथ पे जा नहीं सकता, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड नहीं हो सकता। दैट मींस दिस लाइट रे विल गो समथिंग लाइक दिस, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So this is the path that is followed by a light ray which is entering this prism from the base and it is perpendicular to the surface of the base. तो ये light ray का path ऐसे होगा। So this is what you have to draw, ठीक है। ये डायग्राम में ये सारे मार्किंग्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एंगल्स को मार्क कर दो, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रिज्म का पार्ट, ठीक है। इसके बाद आपको कोई और एक्सरसाइज नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो लेट अस डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट है व्हाट आर द डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां पे हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। सो इफ यू गो टू अ केमिस्ट्री लैब एंड इफ यू टेक अ बीकर, उसमें आप पानी डाल दो, and then you take an empty test tube and you put the test tube inside the beaker, आपको वो टेस्ट ट्यूब शाइन करता हुआ दिखेगा, एकदम चमकी चमकी लगेगा, मतलब इट विल बी सो शाइनी कि आपको लगेगा कि अंदर मिरर है। सो वो क्यों हो रहा है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैपनिंग, ठीक है। अभी ये पानी यहाँ तक भर गया है, आपने वो टेस्ट ट्यूब को ऐसे डाला हुआ, एंड माइंड यू इट इज एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, ओके, भरा हुआ नहीं, एम्प्टी है। सो व्हाट विल हैपन इज, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो क्या होगा? लाइट रेज जो यहां से आ रहे हैं दे विल बी इंसिडेंट हियर एंड दे विल एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? कहां से? पानी के अंदर से नहीं, ग्लास से, ग्लास के सरफेस से। बिकॉज सी ये ग्लास के अंदर जाएगा, ग्लास के अंदर यहाँ पे क्या है? एयर है,
एंड ये जो सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब है किसका है, ग्लास से। तो ग्लास से ये एयर के अंदर जाना ट्राई करेगा, विच इज अ रेयर मीडियम, एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, तो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बट ये ऐसे एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है सच दैट इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो सारा का सारा लाइट रे बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहां पे जो आपने ऑब्जेक्ट रखा रहेगा बल्ब, लेट्स से वही बल्ब का इमेज आपको आंखों पे दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई मुझे बराबर क्लियरली बल्ब दिख रहा है, तो मतलब ये तो मिरर होगा, क्योंकि सारा का सारा लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जा रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मिरर का काम कर रहा है, यस और नो। तो इसकी वजह से आपको you will feel that when an empty test tube is dipped in water with its mouth outside the water surface, तो it will act like a mirror, पूरा shiny surface बन जाएगा और ये mirror के जैसा act करेगा। इसका एक और एग्जाम्पल है कि एक ग्लास ले लो आप, ठीक है, you take a glass, ठीक है, and for some reason उसके अंदर एक क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो ये जैसे ही द क्रैक विल डेवलप, क्या होगा, वो क्रैक के बीच में एयर सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब लाइट इसके अंदर जाएगा तो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो वो इट विल एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट हुआ है तो इट विल एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये पूरा का पूरा लाइट रे बाहर ही वापस से ग्लास में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इसके वजह से अगर लाइट रे सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मतलब इट विल बी एक्टिंग लाइक अ मिरर। तो इसीलिए जो क्रैक है ना वो अचानक से बहुत ज्यादा शाइन होने लगता है, एज इफ इट इज अ मिरर, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपनिंग व्हिच यू कैन सी इन योर डेली लाइफ, ठीक है। फिर तीसरा एग्जांपल है मिराज का। तो मिराज में क्या होता है, या तो फिर काफी बार आप समर वेकेशंस में इफ यू गो फॉर अ रोड ट्रिप, लेट्स से यू आर गोइंग टू अ हॉट प्लेस लाइक राजस्थान और जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर अगर आप जाते हो तो इट इज कंप्लीटली डेजर्ट, ठीक है, एंड वहां पे जो रोड्स है उसके आसपास दोनों साइड पे डेजर्ट होगा, डेजर्ट के बीच में एक रोड है। तो नाउ द रोड समटाइम्स इज लाइक दिस, इट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट। तो क्या होगा कि आप समझ लो इस रोड पे हो, क्या हो गया यार सब पे को, तो अगर इस रोड पे हो एंड लेट्स से दिस इज योर कार, ओके, यू आर गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे दूर आप देखोगे ना रोड के एकदम दूसरे ऑपोजिट एंड पे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पानी दिखेगा। या आपको लगेगा कि रोड पे किसी ने पानी पूरा भर दिया एंड उधर गाड़ी जाएगा तो काफी पानी स्प्लैश होगा। बट व्हेन द कार रीचेस हियर यू रियलाइज कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? दैट इज बिकॉज ये जो रोड है ना बहुत गर्म हो गया रहता है बिकॉज ऑफ द हीट, ठीक है। So that means the air that is in contact with the road becomes hot and it expands. Expand करेगा तो उसका density कम हो जाएगा. Now the air molecules above that layer, ठीक है, air molecules above that layer वो comparatively dense है, लेकिन उसके नीचे वाले थोड़े गर्म होकर expand हो गए तो rare है। तो light क्या होगा, यहाँ पे कोई भी अगर एक object होगा, या तो अगर कुछ object नहीं भी है, तो यहाँ से जो भी light आ रहा होगा वो reflect होके ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। नीचे वाला रेयर मीडियम है, ऊपर वाला डेंस है एयर, तो ये सारा का सारा लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा ऐसे। तो जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ड्राइवर है, तो उसको क्या लगेगा, ये लाइट है ऐसे आ रहा है, ऐसा अज्यूम नहीं करेगा, वो तो अज्यूम करेगा इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है डॉटेड लाइन को यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा ऐसे। तो मतलब यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो सनलाइट उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे भी सन है, उसका रिफ्लेक्टिव इमेज लगेगा। सनलाइट ऐसे करके आ रहा है तो उसको क्या लगेगा कि सन यहाँ पे है, तो अभी सन रोड के नीचे तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा, यहाँ पे जरूर पानी का पडल होगा, बहुत ज्यादा पानी होगा, और वो पानी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जब वो एक्चुअल में वहां पे पहुंचेगा तो वहां पे पानी ही नहीं है, कुछ भी नहीं था। So why was that happening? That was because of refraction of light, and वो भी total internal reflection हो रहा है,
पूरा डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में आ गया, यहाँ पे नीचे रेयर मीडियम वाला एयर में गया ही नहीं, वहाँ से बाउंस होके वापस आ गया। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिराज, ठीक है। सो डेजर्ट में काफ़ी बार मिराज होता है, तो अगर दूर कोई ट्री है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि एक ट्री का रिफ्लेक्शन भी है नीचे, तो आपको क्या लगेगा रिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ पे ट्री के नीचे बहुत ज़्यादा पानी होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचोगे देखोगे कि यहाँ पे झाड़ ही है, नीचे पानी तो है ही नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपनिंग इन द डेजर्ट, ओके। इसको मिराज भी कहते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मुझे आपको बताना है, दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक एक्चुअली, द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो उसमें का एक एग्जाम्पल आप खुद से घर पे कर सकते हो। नाउ आई डोंट हैव अ ग्लास बाउल विच इज क्वाइट बिग, तो इमेजिन करो आपके पास एक ग्लास का बाउल है, ठीक है, वाटर सरफेस, यहाँ पे एक पेंसिल डाल देते हैं हम लोग, सिंपल सा स्टिक, ठीक है। नाउ यहाँ से लाइट रे कैसे जाएंगे, पहला लाइट रे स्ट्रेट गया, ठीक है, दूसरा लाइट रे थोड़ा सा टेढ़ा गया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस हैज टू ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इंसान की आँख बना देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये लाइट रे ट्रैवल होगा पीछे की तरफ, ट्रेस करोगे आप, तो आपको क्या लगेगा कि जो पेंसिल का जो टिप है दरअसल यहाँ पे है, तो बेंड हो गया है, आपको इतना लंबा पेंसिल आपको बेंड ट्विस्टेड दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपको लाइट रे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपने पीछे ट्रेस किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ इस वाले रे के साथ, तो वहाँ पे उसका टिप, पेंसिल का टिप यहाँ पे दिखेगा, मतलब वो थोड़ा बेंड दिखेगा आपको, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस एट योर प्लेस। अगर आपके पास ग्लास का बोल है, अगर आप छोटा सा ग्लास भी है लेकिन थोड़ा वाइड होना चाहिए, तो उसमें आप अच्छे से देख पाओगे, और वो बड़ा भी होना चाहिए ताकि आप अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ पेंसिल आप अंदर डिप कर दो। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर, एंड देयर आर अ फ्यू न्यूमेरिकल्स दैट वी विल प्रॉब्ली टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने बाकी के भी लेक्चर्स देख लिए हो, एंड ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको समझा हो। सो टिल देन, अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज बी सेफ, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड, बी हैप्पी। थैंक यू।